ठीक है, तो अब देखेंगे हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस रूल ऑफ सी। ठीक है, तो इसमें 15 प्रेसिडेंस लेयर हैं। सबसे पहला जो प्रेसिडेंस होता है वो होता है फंक्शन कॉल या फिर ब्रैकेट बोलो, फंक्शन कॉल या फिर ब्रैकेट बोलो, फंक्शन कॉल और ब्रैकेट फिर फंक्शन कॉल, है ना, ब्रैकेट फिर फंक्शन कॉल, इसमें से एक होगा फंक्शन कॉल, एक होगा ब्रैकेट। अच्छा ठीक है, तो एक है फंक्शन कॉल, एक है ब्रैकेट, फिर है मेंबरशिप सिलेक्शन ऑपरेटर और इसकी एसोसिएटिविटी है लेफ़्ट टू राइट, सबसे पहला प्रेसिडेंस होता है फंक्शन कॉल, फिर होता है ये ब्रैकेट, फिर होती है मेंबरशिप सिलेक्शन ऑपरेटर। ठीक है, ये इसकी एसोसिएटिविटी जाती है लेफ़्ट टू राइट। फिर सेकंड प्रेसिडेंस होती है लॉजिकल और बिटवाइज नॉट, फिर इंक्रीमेंट ऑपरेटर, फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर, फिर यूनरी प्लस, यूनरी माइनस, फिर ये इंडिफरेंस ऑपरेटर, टाइप कास्टिंग, साइज ऑफ। ठीक है, इसकी एसोसिएटिविटी होती है राइट टू लेफ्ट, बिटवाइज सेकंड प्रेसिडेंस लॉजिकल नॉट, बिटवाइज नॉट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, यूनरी प्लस, यूनरी माइनस, इनडायरेक्शन ऑपरेटर, टाइप कास्टिंग, साइज ऑफ, एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट। तो ये यूनरी ऑपरेटर ये जो थे, ये जो यूनरी ऑपरेटर है इनकी जो प्रेसिडेंस होती है राइट टू लेफ्ट होती है। फिर होती है थर्ड प्रेसिडेंस मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड मॉड्यूलो, लेफ्ट टू राइट। फोर्थ प्रेसिडेंस प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, लेफ्ट टू राइट। फिफ्थ प्रेसिडेंस बिटवाइज, बिटवाइज लेफ्ट, फिर बिटवाइज राइट, बिटवाइज लेफ्ट, बिटवाइज राइट, बिटवाइज लेफ्ट, बिटवाइज राइट, बिटवाइज लेफ्ट और बिटवाइज राइट। अरे मूर्ख, ये इसको नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है इस हिसाब से नहीं है। ये एक्सप्रेशन में अगर सेम प्रेसिडेंस वाला है ना तो वो लेफ्ट टू राइट चलेगा, राइट टू लेफ्ट, ये बात है। हाँ, तो वो जो होती है ना, वो क्या कहते हैं, ये जो लेफ़्ट टू राइट, ये जो लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट है, ये इसलिए नहीं है कि ये जिस ऑर्डर में है कि पहले प्लस फिर माइनस, पहले ये नहीं है। लेफ़्ट टू राइट का मतलब ये नहीं है कि पहले मल्टीप्लिकेशन फिर डिवीजन फिर मॉड्यूल, ये नहीं। लेफ्ट टू राइट का मतलब है 2 मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लिकेशन 4 लिखा हुआ है तो पहले लेफ्ट वाला मल्टीप्लिकेशन होगा फिर राइट वाला मल्टीप्लिकेशन होगा। लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी का ये मतलब है, समझ में आ रहा है। और राइट टू लेफ्ट का मतलब जहाँ वो सेमी ऑपरेटर 50 बार लिखा है, सबसे पहले सबसे राइट वाला, फिर लेफ्ट, फिर उससे लेफ्ट, ऐसे होगा, ये बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले यहाँ पे वो लेफ्ट टू राइट मतलब पहले ये क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेशन होगा फिर डिवीज़न हो, फिर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। बेवकूफ़ों की तरह अंतर मत निकालो, ठीक है। इसका मतलब है अगर ये मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न और मॉड्यूलो है तो इसमें इसकी सेम प्रेसिडेंस है। अब लेफ्ट से देखते जाओ, जो आ रहा है करते जाओ। अगर 5 बार मल्टीप्लिकेशन है तो सबसे पहले वाला सबसे लेफ्ट वाला मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले, ठीक है। यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 5 है तो पहले 2 इंटू 3 6, फिर 6 इंटू 5 30, ऐसे होगा, समझ में। अब इसमें सबसे पहला जो रुको, अब वो निकालो। हाँ, तो अब मैंने बोला सबसे पहला जो प्रेसिडेंस है वो है फंक्शन कॉल या ब्रैकेट या फिर मेंबरशिप सिलेक्शन ऑपरेटर और फिर या फिर पोस्ट फिक्स ऑपरेटर, पोस्ट इंक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट। वो पहले और बाद ये प्लस और माइनस में वो सेम प्रेसिडेंस में पहले बात नहीं होता है, लेफ्ट टू राइट में होता है। पहले बात एक्सप्रेशन में क्या लिखा हुआ है लेफ्ट में वो होता है, ठीक है। तो
फर्स्ट प्रेसिडेंस में हमें ऑर्डर नहीं कि पहले हम एंगुलर ब्रैकेट बोलेंगे या पहले इंक्रीमेंट, कुछ भी बोलो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पहले इंक्रीमेंट बोल लो फिर बाद में एंगुलर ब्रैकेट बोल लो, फंक्शन कॉल बोल लो, मेंबरशिप सिलेक्शन ऑपरेटर बोल लो, उसमें नहीं दिक्कत है। बस तुम्हें ये याद रहना चाहिए कि ये जो फंक्शन कॉल ऑर्डर ब्रैकेट और मेंबरशिप सिलेक्शन डॉट और मेंबरशिप सिलेक्शन ऑफ डॉट एरो मेंबरशिप सिलेक्शन ऑपरेटर है, ये जो पोस्ट इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट है, ये सब का सब फर्स्ट प्रेसिडेंस में है और इसके एसोसिएटिव लेफ्ट टू राइट है, बस तुम्हें याद होना चाहिए। सेकंड में जो है सो प्री इंक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट, ठीक है, और फिर यूनरी प्लस यूनरी माइनस, ये क्या कहते हैं, लॉजिकल लॉजिकल नॉट बिटवाइज नॉट, लॉजिकल नॉट बिटवाइज नॉट, लॉजिकल नॉट बिटवाइज नॉट, लॉजिकल नॉट बिटवाइज नॉट, ये इंडिफरेंस ऑपरेटर, और फिर ये क्या कहते हैं इंडिफरेंस ऑपरेटर, और फिर तुम्हारा ये क्या कहते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं बिटवाइज नॉट, लॉजिकल नॉट बिटवाइज नॉट, ये सब सेकंड प्रेसिडेंस में है। प्री इंक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट सेकंड प्रेसिडेंस में है, यूनरी प्लस यूनरी माइनस सेकंड प्रेसिडेंस में है, बिटवाइज नॉट सेकंड प्रेसिडेंस में, लॉजिकल नॉट बिटवाइज नॉट सेकंड प्रेसिडेंस, ये स्टार इनडायरेक्शन ऑपरेटर, स्टार इनडायरेक्शन ऑपरेटर ये क्या देता है, गिवन ये गिवन एड्रेस पे जो वैल्यू है वो देता है। इनडायरेक्शन ऑपरेटर गिवन एड्रेस पे जो वैल्यू है ना वो देता है। एंड एड्रेस ऑपरेटर ये वेरिएबल का एड्रेस देगा, एड्रेस ऑपरेटर वेरिएबल का एड्रेस देगा। टाइप कास्टिंग है, साइज ऑफ साइज, तो वही तो इधर उधर ये तुम फालतू का तब परेशान हो रहा था, टाइप इधर लिखा हुआ है पहले टाइप है कि पहले से जाता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क किस चीज़ से पड़ता है कि ये बस सेकंड में है और उसके बाद साइज ऑफ साइज पकड़ तीसरा बार है तो राइट टू लेफ्ट, सबसे राइट वाला फिर लेफ्ट वाला, सबसे राइट वाला फिर लेफ्ट वाला, फिर इसकी सेकंड प्रेसिडेंस में जो ये सारे यूनरी ऑपरेटर लिखे हुए हैं इसकी प्रेसिडेंस, इसकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होती है, इसकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होती है, ठीक है। और फिर थर्ड प्रेसिडेंस में है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलो, इसकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होती है। फोर्थ प्रेसिडेंस में एडिशन सब्ट्रैक्शन है, इसकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होती है। फिफ्थ प्रेसिडेंस में बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट और फिर बिटवाइज राइट शिफ्ट है, इन दोनों की प्रेसिडेंस लेफ्ट टू राइट होती है। और फिर है रिलेशनल ऑपरेटर लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, इसकी भी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होती है। फिर सेवन्थ में है इक्वल चेकिंग, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, इसकी भी प्रेसिडेंस होती है लेफ्ट टू राइट। और फिर एट्थ में है बिटवाइज एंड है एट्थ में, इसकी भी एसोसिएटिविटी होती है लेफ्ट टू राइट। और फिर नाइन्थ में है बिटवाइज एक्स और इसकी भी एसोसिएटिविटी होती है लेफ्ट टू राइट। फिर है टेंथ में बिटवाइज और इसकी भी एसोसिएटिविटी होती है लेफ्ट टू राइट। फिर 11th में लॉजिकल एंड, इसकी भी एसोसिएटिविटी होती है लेफ्ट टू राइट। फिर है 12 में लॉजिकल और इसकी भी एसोसिएटिविटी होती है लेफ्ट टू राइट। फिर है 13th में कंडीशनल ऑपरेटर जो कि एक टर्नरी ऑपरेटर होता है, इसकी एसोसिएटिविटी होती है राइट टू लेफ्ट, इसकी एसोसिएटिविटी होती है राइट टू लेफ्ट, इसकी एसोसिएटिविटी होती है राइट टू लेफ्ट। 14th में अगर हम देख लें असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू प्लस इक्वल टू का मतलब है जैसे कि a प्लस इक्वल टू 3 लिखा हुआ है तो a इज इक्वल टू a प्लस 3, इसका ये मतलब होता है। प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू डिवीजन इक्वल टू मॉड्यूलो इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू बिटवाइज एक्सऑर इक्वल टू बिटवाइज शिफ्ट इक्वल टू बिटवाइज राइट शिफ्ट इक्वल टू, ठीक है। इसकी एसोसिएटिविटी होती है राइट टू लेफ्ट, याद रखना इसकी एसोसिएटिविटी होगी राइट टू लेफ्ट। तो यही चीज़ बार बार रिपीट कर रहा है तो फिर सबसे पहले सबसे राइट वाला फिर वो वाला, और फिर कॉमा की एसोसिएटिविटी होती है लेफ्ट टू राइट और कॉमा की सबसे लोएस्ट प्रेसिडेंस है, ठीक है। कॉमा की एसोसिएटिविटी होती है लेफ्ट टू राइट। फंक्शन कॉल ब्रैकेट डॉट एरो पोस्ट इंक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट, इस सब की प्रेसिडेंस फर्स्ट प्रेसिडेंस है, इसके एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट। सेकंड में प्री इंक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट यूनरी प्लस यूनरी माइनस बिटवाइज नॉट, लॉजिकल नॉट, इनडायरेक्शन ऑपरेटर, एड्रेस ऑपरेटर, साइज ऑफ, टाइप कास्टिंग ऑपरेटर, ये सारे की प्रेसिडेंस 2, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलो की प्रेसिडेंस 3, और फिर
एडिशन सब्ट्रैक्शन की प्रेसिडेंस 4, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट बिटवाइज राइट शिफ्ट की प्रेसिडेंस 5, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू की प्रेसिडेंस 6, इक्वल टू नॉट इक्वल टू की प्रेसिडेंस 7, बिटवाइज एंड की प्रेसिडेंस 8, बिटवाइज एक्सऑर की प्रेसिडेंस 9th, बिटवाइज और की प्रेसिडेंस 10th, बिटवाइज लॉजिकल एंड की प्रेसिडेंस 11, लॉजिकल और की प्रेसिडेंस 12, लॉजिक कंडीशनल ऑपरेटर टर्नरी ऑपरेटर की प्रेसिडेंस 13, असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू डिवीजन इक्वल टू मॉड्यूलो इक्वल टू स्टार इक्वल टू एक्सऑर, बिटवाइज एक्सऑर इक्वल टू बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट इक्वल टू बिटवाइज राइट शिफ्ट इक्वल टू इन सब की प्रेसिडेंस 14 कॉमा की प्रेसिडेंस 15, ऑपरेटर्स विच हैव सेम प्रेसिडेंस विल हैव सेम एसोसिएटिविटी। हाँ, जिन जिन ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस सेम है उनकी एसोसिएटिविटी ऑफ कोर्स सेम ही होगी। यूनरी ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। Unary operator, conditional operator and assignment operator. Only these operators have associativity right to left. All other operators have associativity left to right. ठीक है, जिनका प्रेसिडेंस ज़्यादा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, अगर सेम प्रेसिडेंस है तो एसोसिएटिविटी के हिसाब से एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, रीड एज। अब देखो मॉड्यूलो, ये रिमाइंडर देता है 4 मॉड्यूलो 5 4 देगा, 12 मॉड्यूलो 5 2 देगा। ठीक है, रीड एज मॉड 12 मॉड 5 वो 2 देगा। ठीक है, रिमाइंडर देता है ये कंडीशनल ऑपरेटर टर्नरी ऑपरेटर। आप चलो आगे बढ़ो, जैसे कि 2 + 3 × 4 डिवाइड बाई 2 × 12 है, तो यहाँ पे 2 × 4 सबसे पहले होगा, क्योंकि वो थर्ड प्रेसिडेंस वाला पहले चलेगा, तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर वो चलता है उन सब की प्रेसिडेंस में लेफ्ट टू राइट चलता है, लेफ्ट टू राइट पूरा कैलकुलेट करके आएगा, फिर ये फोर्थ प्रेसिडेंस वाला प्लस एडिशन होगा। हाँ ठीक है, चलो अब हम देखेंगे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब हम देखेंगे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। सबसे पहले है स्विच स्टेटमेंट। इसमें केस वैल्यू कैन बी ऑफ कैरेक्टर टाइप एंड इन टाइप। अब हम देखेंगे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। सबसे पहले देखेंगे स्विच स्टेटमेंट। केस वैल्यू कैन बी ऑफ कैरेक्टर टाइप और इन टाइप। केस वैल्यू जो है, केस का वैल्यू जो है या तो वो कैरेक्टर टाइप हो सकता है या फिर इन टाइप हो सकता है। देयर कैन बी वन और मैनी नंबर ऑफ केसेस। एक और एक से ज़्यादा केसेस हो सकते हैं। देयर कैन बी वन, एक केस होगा, और मैनी केस होगा। देयर कैन बी वन और मैनी नंबर ऑफ केसेस। स्टेटमेंट्स एसोसिएटेड विथ अ मैचिंग केस executes until a break statement is reached. Statements associated with a matching case executes until a break statement is reached. ठीक है, स्टेटमेंट्स एसोसिएटेड विद मैचिंग केस, मैचिंग केस से जो असेसमेंट एसोसिएटेड है वो एग्जीक्यूट होगा अंटिल अ ब्रेक स्टेटमेंट इज रीच, जब तक कि एक ब्रेक स्टेटमेंट नहीं आ जाता है। द पोजीशन ऑफ डिफॉल्ट केस डज नॉट मैटर। डिफ़ॉल्ट केस का पोजीशन मैटर नहीं करता, इट कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर। डिफ़ॉल्ट केस का पोजीशन कहीं भी तुम प्लेस कर दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिफ़ॉल्ट केस इज़ ऑप्शनल। डिफ़ॉल्ट केस ऑप्शनल होता है, ज़रूरी नहीं कि तुम डिफ़ॉल्ट केस दो ही दो। डुप्लीकेट केस लेवल्स आर नॉट अलाउड। डुप्लीकेट केस लेवल नहीं देना है, एक ही केस लेवल, केस 1 में भी तुम वही दे रहे हो, केस 2 में भी डुप्लीकेट केस लेवल नहीं देना है। केस वैल्यू कैन बी कैरेक्टर टाइप और इन टाइप। केस ए 2 बार नहीं लिखना है, एक बार में ही लिखना है जो लिखना है। Duplicate case labels are not allowed. Statements written before all the cases are ignored by the compiler. डिफ़ॉल्ट केस ऑप्शनल होता है, ठीक है। डुप्लीकेट केस लेबल्स आर नॉट अलाउड। स्टेटमेंट्स रिटन बिफोर ऑल द केसेस आर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। ऑल द केसेस सारे केसेस से पहले जो तुमने स्टेटमेंट लिखोगे तो वो कंपाइलर इग्नोर कर देगा। स्टेटमेंट्स रिटन बिफोर ऑल द केसेस आर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर, वो कंपाइलर इग्नोर कर देगा। द ब्रेक स्टेटमेंट इज ऑप्शनल। ब्रेक स्टेटमेंट ऑप्शनल होता है। ब्रेक स्टेटमेंट ऑप्शनल होता है, जरूरी नहीं कि तुम ब्रेक देना ही देना है। केस लेवल कैन नॉट बी अ वेरिएबल। केस का लेवल जो होगा ना, केस का लेवल वो एक वेरिएबल नहीं हो सकता। केस का लेवल एक वेरिएबल नहीं हो सकता, ठीक है। और केस का जो होता है वो शायद इनपुट होता है एज पर माई यस। सॉरी, मैं नहीं बोलूँगा कुछ, क्योंकि जब तक मैं पढ़ूंगा नहीं मैं नहीं बोलूँगा। इटरेटिव स्टेटमेंट्स, ठीक है। केस लेवल वेरिएबल नहीं हो सकता, ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट भी ऑप्शनल होता है। केस लेवल वेरिएबल, केस का लेवल वेरिएबल नहीं हो सकता। इटरेटिव स्टेटमेंट्स लूप देखेंगे।
An iterative statement or loop repeatedly executes a group of statements known as body of loop until the controlling expression is false. ठीक है. An iterative statement or loop repeatedly executes a group of statements known as body of loop until the controlling expression is false. ठीक है. जब तक ये controlling expression false नहीं हो जाता तब तक क्या करेगा iterative statement. इस iterative statement को ही loop कहते हैं. और loop repeatedly executes a group of statements known as body of loop. तो loop का जो body है वो बार बार एग्जीक्यूट करेगा वही एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स जब तक कि कंट्रोलिंग एक्सप्रेशन जो है सो फॉल्स नहीं हो जाता है. अब हम देखते हैं फॉर लूप. The for statement evaluates three expressions and executes the loop body until second controlling expression executes to false. It is recommended to use for loop when the number of iteration is known in advance. For loop जो है सो रिकमेंडेड किया जा रहा है यूज़ करने के लिए जब हमें नंबर ऑफ इटरेशन जो है पहले से ही एडवांस में पता है. द फॉर स्टेटमेंट इवेल्युएट्स थ्री एक्सप्रेशन. तीन एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करता है and executes the loop body until second controlling expression until second controlling expression executes to false. second expression जो है ना वो होता है controlling expression. जब तक वो false नहीं होता तब तक वो loop body को execute करेगा. for loop तीन एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करता है और लूप बॉडी को एग्जीक्यूट करता है जब तक कि सेकंड वाला एक्सप्रेशन जो कि कंट्रोलिंग एक्सप्रेशन है वो फॉल्स नहीं हो जाता है. It is recommended to use for loop when the number of iterations is known in advance. For loop recommended होता है यूज़ करने के लिए जब हमें नंबर ऑफ इटरेशन पहले से ही एडवांस में पता है. सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप इज. फॉर लूप का सिंटैक्स देख लेते हैं. फॉर है एक्सप्रेशन वन ऑप्शनल है ये और ये तीनों के तीनों एक्सप्रेशन ऑप्शनल होते हैं. कंपलसरी एक्सप्रेशन नहीं है फॉर लूप के अंदर. पहला वाला एक्सप्रेशन भी ऑप्शनल तुम नहीं भी दे सकते हो. दूसरा वाला एक्सप्रेशन भी ऑप्शनल है तुम नहीं भी दे सकते हो. तीसरा वाला एक्सप्रेशन भी ऑप्शनल है तुम नहीं दे सकते हो. और फिर फॉर लूप का बॉडी लूप बॉडी. फॉर लूप का बॉडी जब हम लिखेंगे तो पहला होगा स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट. ये जो भी लिखना है लिख दो. ये जब तक ये ट्रू है तब तक ये एग्जीक्यूट होगा. फॉर लूप एग्जीक्यूट्स द लूप बॉडी 0 और मोर टाइम्स. फॉर लूप एग्जीक्यूट्स द लूप बॉडी 0 और मोर टाइम. फॉर लूप या तो लूप बॉडी को 0 टाइम एग्जीक्यूट कर सकता है या फिर उससे ज़्यादा 0 भी हो सकता है. अगर वो हमेशा वो जो सेकेंड वाला है कंट्रोलिंग एक्सप्रेशन है वो फॉल्स ही रहेगा तो फॉर बॉडी लूप को 0 बार एग्जीक्यूट करेगा नहीं तो उससे ज़्यादा बार एग्जीक्यूट करेगा. फॉर स्टेटमेंट वर्क्स एज फॉलोज. फॉर स्टेटमेंट ऐसे काम करता है. एक्सप्रेशन वन इज इवेल्युएटेड वंस बिफोर द फर्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप. एक्सप्रेशन वन जो है एक्सप्रेशन वन वो बस एक ही बार इवेल्युएट किया जाता है बिफोर द फर्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप. लूप के पहले इटरेशन से जस्ट पहले सिर्फ एक बार ही एक्सप्रेशन वन को इवेल्युएट किया जाता है. उसके बाद एक्सप्रेशन वन से कोई मतलब नहीं है. फिर एक्सप्रेशन वन को कभी भी नहीं छुआ जाता है. एक्सप्रेशन टू इज अ एक्सप्रेशन दैट डिटरमाइंस वेदर टू टर्मिनेट द लूप. एक्सप्रेशन टू वो एक्सप्रेशन है जो ये डिटरमाइन करेगा लूप को कहाँ टर्मिनेट करना है. एक्सप्रेशन टू इज इवेल्युएटेड बिफोर एवरी इटरेशन. एक्सप्रेशन टू हर एक इटरेशन से पहले लूप के हर एक इटरेशन से पहले एक्सप्रेशन टू को इवेल्युएट किया जाता है. फॉर स्टेटमेंट्स वर्क एज फॉलोज. फॉर स्टेटमेंट्स ऐसे काम करता है. एक्सप्रेशन वन इज इवेल्युएटेड वंस बिफोर द फर्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप. एक्सप्रेशन वन जो है वो फर्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप से पहले बस एक बार इवेल्युएट होगा. एक्सप्रेशन टू इज द एक्सप्रेशन दैट डिटरमाइंस वेदर टू टर्मिनेट द लूप. एक्सप्रेशन टू वो एक्सप्रेशन है जो डिटरमाइन करेगा लूप को कहाँ टर्मिनेट करना है. एक्सप्रेशन टू इज इवेल्युएटेड बिफोर एवरी इटरेशन. एक्सप्रेशन टू सारे इटरेशन से पहले हर एक इटरेशन से पहले इवेल्युएट किया जाएगा. अगर एक्सप्रेशन टू हुआ यानी ट्रू हुआ अगर एक्सप्रेशन ट्रू हुआ यानी कि नॉन जीरो हुआ द लूप बॉडी एग्जीक्यूट होगा. अगर एक्सप्रेशन ट्रू हुआ यानी कि नॉन जीरो हुआ तो लूप बॉडी एग्जीक्यूट होगा. अगर एक्सप्रेशन फॉल्स हुआ यानी कि जीरो हुआ तो एग्जीक्यूशन फॉर द फॉर स्टेटमेंट इज टर्मिनेटेड.
तो फोर स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन टर्मिनेट हो जाएगा। एक्सप्रेशन 3 इज इवेल्युएटेड आफ्टर ईच इटरेशन। एक्सप्रेशन 3 हर एक इटरेशन के आफ्टर 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 इवेल्युएट होगा। एक्सप्रेशन 2 हर एक इटरेशन से पहले इवेल्युएट होगा। एक्सप्रेशन 1 केवल पहले इटरेशन से पहले बस एक बार इवेल्युएट होगा। एक्सप्रेशन 3 हर एक इटरेशन के बाद इवेल्युएट होगा। द फॉर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स अंटिल एक्सप्रेशन 2 इज फॉल्स। द फॉर स्टेटमेंट The for statement executes until expression 2 is false 0. The for statement executes until expression 2 is false. जब तक expression 2 false नहीं हो जाता तब तक for statement execute होगा। और until a jump statement terminates execution of the loop, या फिर कोई jump statement आ जाए जो कि loop का execution रोक दे तब भी रुक जाएगा वो। All थ्री एक्सप्रेशंस कैन बी ओमिटेड। हाँ, सारे के सारे तीनों एक्सप्रेशन भी ओमिट की जा सकते हैं, ठीक है, जो कि सारे तीनों के तीनों ऑप्शनल है। इफ़ वी ओमिट एक्सप्रेशन 2 द कंडीशन इज कंसिडर्ड एज ट्रू फॉर एन एग्जांपल। अच्छा, अगर 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 मान लो हम एक्सप्रेशन 2 में कुछ लिखे ही नहीं तो उसको ट्रू माना जाएगा, उस केस में फॉल्स नहीं माना जाएगा, ट्रू माना जाएगा। जैसे कि हम सिर्फ लिख लिए 4i=0 फिर सेमीकोलन फिर i++ और फिर स्टेटमेंट्स दे दिए, तो ये एक इनफाइनाइट लूप को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हमने कंडीशन में जो कुछ नहीं लिखा तो वो ट्रू मान लेगा और वो हमेशा इनफाइनाइटली वो लूप चलता रहेगा। वाइल स्टेटमेंट, द वाइल स्टेटमेंट इवैल्यूएट्स अ कंट्रोलिंग एक्सप्रेशन बिफोर एवरी एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप बॉडी। वाइल स्टेटमेंट्स जो है सो एक कंट्रोलिंग एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करता है बिफोर एवरी एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप बॉडी। लूप बॉडी के हर एक एग्जीक्यूशन से पहले एक कंट्रोलिंग एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करता है। हर एक एग्जीक्यूशन से पहले लूप बॉडी के हर एक एग्जीक्यूशन से पहले कंट्रोलिंग एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करता है। वाइल स्टेटमेंट, इफ द कंट्रोलिंग एक्सप्रेशन इज ट्रू, अगर हमारा कंट्रोलिंग एक्सप्रेशन ट्रू हुआ यानी कि नॉन जीरो हुआ, द लूप बॉडी इज एग्जीक्यूटेड, तो लूप बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगा। इफ द कंट्रोलिंग एक्सप्रेशन इज फॉल्स, अगर कंट्रोलिंग एक्सप्रेशन फॉल्स हो यानी कि जीरो हुआ, देन द वाइल स्टेटमेंट टर्मिनेट्स, तब उस केस में वाइल स्टेटमेंट टर्मिनेट हो जाएगा। इफ द कंट्रोलिंग एक्सप्रेशन इज ट्रू है, नॉन जीरो है, तो लूप बॉडी एग्जीक्यूट होगा। कंट्रोलिंग एक्सप्रेशन फॉल्स यानी कि जीरो हो गया तो वाइल स्टेटमेंट टर्मिनेट हो जाएगा। सिंटैक्स देख लो, वाइल के बाद एक्सप्रेशन है फिर स्टेटमेंट है, इसी या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वाइल के बाद एक्सप्रेशन है फिर ये कर्ली ब्रैकेट में स्टेटमेंट। तो हर एक एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप से पहले वो जाके एक्सप्रेशन को चेक करे, एक्सप्रेशन ट्रू है तो वो जाके उसको एग्जीक्यूट करेगा, और अगर एक्सप्रेशन फॉल्स है तो वो लूप को एग्जीक्यूट करना बंद कर देगा। डू वाइल लूप अगर हम देख लें, बोथ फॉर एंड वाइल लूप चेक्स द लूप टर्मिनेशन कंडीशन बिफोर एवरी इटरेशन, बट डू वाइल loop check the condition after executing the loop body. Do while loop body execute at least one time, no matter whether the loop termination condition is false or true. अच्छा, फॉर लूप जो है सो 0 बार भी एग्जीक्यूट हो सकता है, लेकिन डू वाइल कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। बोथ फॉर एंड वाइल लूप, फॉर लूप भी और वाइल लूप भी लूप टर्मिनेशन कंडीशन को हर एक इटरेशन से पहले चेक करते हैं, लेकिन डू वाइल लूप जो है सो टर्मिनेशन कंडीशन को लूप बॉडी के एग्जीक्यूट होने के बाद चेक करता है। लेकिन डू वाइल लूप जो है सो बाद में चेक करता है, एग्जीक्यूट करने के बाद उस टर्मिनेशन कंडीशन को चेक करता है। डू वाइल लूप बॉडी एग्जीक्यूट एटलीस्ट वन टाइम, डू वाइल लूप बॉडी एटलीस्ट वन टाइम तो एग्जीक्यूट करेगा, नो मैटर वेदर द लूप टर्मिनेशन कंडीशन इज फॉल्स और ट्रू, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमारा लूप टर्मिनेशन कंडीशन फॉल्स ही भी है ना, तो भी डू वाइल लूप एक बार तो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। इसका सिंटैक्स ऐसे है, डू के बाद स्टेटमेंट लिखो और फिर वाइल एक्सप्रेशन लिख दो।
वाइल ब्रैकेट में एक्सप्रेशन या फिर ऐसे डू कर्ली ब्रैकेट में स्टेटमेंट फिर वाइल एक्सप्रेशन। ब्रेक स्टेटमेंट अब देख लो। द ब्रेक स्टेटमेंट प्रोवाइड्स एन अर्ली एग्जिट फ्रॉम फॉर वाइल एंड डू वाइल। अगर हम फॉर वाइल या डू वाइल के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट घुसा देना तो वो मतलब लूप के सारे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट ना करके बीच से ही अर्ली एग्जिट हो जाएगा, लूप से ही एग्जिट हो जाएगा, अर्ली लूप को टर्मिनेट कर देगा। द ब्रेक स्टेटमेंट causes the interrupt loop causes the innermost loop or switch to be exited immediately. The break statement causes the innermost loop or switch to be exited immediately. In implementation, when we know the maximum number of repetition, but some condition is there. जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, when we know the maximum number of repetition हमें पता है, बट सम कंडीशन इज देयर, लेकिन कुछ ना कुछ कंडीशन है, वेयर वी रिक्वायर टू टर्मिनेट द रिपीटेशन प्रोसेस। लेकिन कुछ ऐसा कंडीशन है जहाँ पे हमें टर्मिनेशन प्रोसेस को रोकने की ज़रूरत है, तो उस केस में हमें ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करना चाहिए। जैसे कि वॉइड मेन है इंट आई इक्वल टू 1, ठीक है, वाइल आई लेस देन इक्वल टू 15, ठीक। तो हमारा ये स्टेटमेंट बॉडी है प्रिंटफ परसेंटेज डी बैकस्लैश डी आई। इफ़ आई ग्रेटर देन 4 ब्रेक, if I greater than 4 break I equal to I plus 1 और printf end आउटपुट 1 2 3 4 और ये while था, इसको चलना था 15 बार। I इक्वल टू आई प्लस 1 वही मैं बोल रहा था, इसके अंदर इंक्रीमेंट फॉर लूप में हमें अंदर में इंक्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें इंक्रीमेंट करेंगे। आउटपुट 1 2 3 4 एंड in above code when I becomes 5 the condition I greater than 4 becomes true. In above code when I becomes 5 the condition I greater than 4 becomes true. So break statement executes and control passed outside of the loop. तो ब्रेक और लूप बंद हो गया, बाहर आ गया, और लूप भी ब्रेक हो गया और नीचे वाला स्टेटमेंट भी नहीं चला। printf end executed, ओके। अब हम देखेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू ब्रेक बट इट इज़ नॉट यूज्ड दैट मच फ्रिक्वेंटली। कंटिन्यू स्टेटमेंट ब्रेक से ही रिलेटेड है, लेकिन इसको उतना फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं किया जाता। वेन एवर कंटिन्यू इज एनकाउंटर्ड इन लूप, जब भी कंटिन्यू लूप में एनकाउंटर होता है कंटिन्यू, whenever continue is encountered in a loop, it skips the remaining statement of the current iteration and continues with the next iteration of the loop. अच्छा, जब भी ये मतलब ऐसा इफ़ कंडीशन लगा के अगर कंटिन्यू लिख दिया ना, कंडीशन लगा के कंटिन्यू लिख दिया, तो फिर हम बहुत मज़ा आएगा उसमें, समझ में आ गया। Whenever continue is encountered in a loop, it skips the remaining statement of the current iteration and continues with the next iteration of the loop. तो वो इस इटरेशन के बाकी के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, लेकिन और स्विच कर देगा अगले इटरेशन में, लेकिन ब्रेक पूरा लूप भी ख़त्म कर देता था। और यहाँ पे ये पूरा का पूरा लूप नहीं ख़त्म किया, वो बस इस इटरेशन को यहाँ पे ख़त्म किया, फिर अगले इटरेशन में चेक करेगा, अगर ये कंडीशन नहीं है तो फिर वो पूरा का पूरा चेक करेगा। ओनली एप्लीकेबल विथ लूप्स नॉट विथ स्विच स्टेटमेंट। ब्रेक स्विच स्टेटमेंट में भी लगता है, लेकिन कंटिन्यू सिर्फ लूप में ही लगता है, जैसे कि फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। आउटपुट इसका जैसे आएगा 1 3 5 7 9 ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 10। वाह। I modulo 2 equal to 0 कंटिन्यू में तब मत प्रिंट करो, ठीक है, और नहीं तो प्रिंट करो। when I becomes even condition I modulo 2 equal to becomes true and continue causes the control to go to I plus plus होगा and printf is skipped and और ऐसे हमारा printf skip हो जाएगा वहाँ से। अब हम देखेंगे स्टोरेज क्लास एंड फंक्शन, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सी प्रोग्राम, कोड स्टेटमेंट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज टेक्स्ट स्टेटमेंट। कोड सेगमेंट है इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट, अनइनिशियलाइज डेटा सेगमेंट, फिर है इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट, फिर है स्टैक, फिर है हीप, फिर है क्या है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सी प्रोग्राम, कोड स्टेटमेंट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज टेक्स्ट
code segment. It is also known as text segment. It contains executable instructions and this segment is a read-only segment. कोड सेगमेंट क्या कंटेन करता है? एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस, और इस सेगमेंट को केवल रीड ओनली सेगमेंट, ये सेगमेंट केवल रीड ओनली सेगमेंट होता है। ये क्या कंटेन करता है? एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस, और ये केवल रीड ओनली सेगमेंट होता है। यूजुअली दिस सेक्शन इज शेयरेबल। अच्छा, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सी प्रोग्राम देखें तो ये जो सेक्शन होता है ये शेयरेबल होता है, इसको हम शेयर कर सकते हैं। तो कोड सेगमेंट जो है हमारा, जिसको कि हम टेक्स्ट सेगमेंट भी बोलते हैं, दिस इज शेयरेबल, इट कंटेन्स एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस एंड दिस सेगमेंट इज अ रीड ओनली मेमोरी, सॉरी रीड ओनली सेगमेंट। ये जो सेगमेंट है वो एक रीड ओनली सेगमेंट है। अनइनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट, this section contains all static and global variables that are not initialized by the programmer and hence initialized to 0 default value.